हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों की दिवाली की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और दिवाली के साथ साथ आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं गाइस, हमारा दिसंबर अटैम्प्ट आने वाला है। अब दिसंबर अटैम्प्ट जैसे ही आने वाला है तो आप लोगों को उस हिसाब से तैयारी भी करनी चाहिए। गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत डिफरेंट चीज़ लेके आई हूँ, दैट इज़ हमारा जो जून अटैम्प्ट था, मतलब जो लास्ट अटैम्प्ट हुआ है 2021 में, उसमें पेपर कैसे आया था, क्या पेपर का पैटर्न रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से मार्किंग होती है, वो सब कुछ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आज जो मैं EBCL का क्या लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि कितने मार्क्स का पेपर आता है, तो ये तो सब आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो पेपर आता है वो 100 मार्क्स का आता है। लेकिन EBCL में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए जो होता है वो हमारा 40 मार्क्स का आता है, जिसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट बी जो होता है वो हमारा 25 मार्क्स का होता है, जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चैप्टर से आते हैं वो 2 क्वेश्चन। मतलब पार्ट बी थोड़ा आप लोग के लिए ईजी पड़ जाता है। पार्ट सी जो होता है वो हमारा 35 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से बाइफर्गेशन होते हैं, हर पार्ट के 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 2 2, मतलब टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट ए में 40 मार्क्स, पार्ट बी में 25 मार्क्स, और मैंने बता भी दिया आप लोगों को कि सिंगल चैप्टर है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक तरीके से वो। थर्ड पार्ट सी जो कि 35 मार्क्स का है। आई थिंक आप लोगों को ये बाइफर्गेशन पता चल गया होगा। अब जो जून अटैम्प्ट में पेपर आया है वो कैसे आया, काफ़ी इजी पेपर है। और मैंने आप जब देखा पेपर तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्वेश्चंस अगर किसी ने EBCL को ढंग से पढ़ा है तो वो ज़रूर कर सकता है। तो एक बार देखते हैं, पेपर एनालाइज करते हैं। गाइस, मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ICSI जो उन लोगों ने आंसर्स दिए, मैं उसको भी लेकर आई हूँ कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो आंसर्स किस तरीके से चाहता है, वो क्या चाहता है कि हम आंसर्स में क्या क्या लिखें, वो भी मैं लेकर आई हूँ। तो एक बार आप उसको भी देख लेना, और मैं आप लोगों के लिए बीच बीच में रुकूंगी तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लेना। मैं आप लोगों के क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, आंसर्स आप लोग इंस्टीट्यूट के देख लेना, और इससे भी अच्छे आंसर्स आप लोग खुद भी बना सकते हैं। तो गाइस, हमारा जो सबसे पहला होता है दैट इज़ पार्ट 1। पार्ट 1 जो होता है, मतलब पार्ट ए, उसके 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 जो होता है वो हमें पूरा करना होता है, और क्वेश्चन 1 में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें कोई भी चॉइस नहीं होती है। जबकि क्वेश्चन 2 में चॉइस आती है, क्वेश्चन 2 करो या 2A करो। क्वेश्चन 1 जो होता है उसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं, ABCD, ABCD, और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी 20 मार्क्स का होता है, उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है वो 4 मार्क्स ईच होता है, मतलब 5 क्वेश्चन, 4 5 जा 20 होता है। तो गाइस, ये इस तरीके से हमारे बाइफरगेट होता है, 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें अटैम्प्ट करना होता है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है उसमें हमें चॉइस आती है कि क्वेश्चन नंबर 2 करो या क्वेश्चन नंबर 2A करो। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 5 पॉइंट होते हैं और क्वेश्चन नंबर 2A के भी 5 पॉइंट होते हैं। तो ऐसा मत करना कभी भी कि क्या तो क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 के A और B अटैम्प्ट कर लिए, और क्वेश्चन नंबर 2A के C D और E अटैम्प्ट कर लिए। ऐसा मत करना, या तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा अटैम्प्ट करना, या तो क्वेश्चन नंबर 2A पूरा अटैम्प्ट करना। अंदर पार्ट्स के बाइफर्गेशन मत करना। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या आया हुआ है इस बार, इन व्हाट वे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अंडर द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो जो कस्टोडियन वाला फंक्शन है ना RBI का, वो हमें लिखना होता है। तो देखो, इस तरीके से इन लोगों ने आंसर्स दिया हुआ है कि जो हमारा RBI होता है वो कस्टोडियन होता है, और एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये बहुत सारे रिजर्व को रखता है। तो ये आप लोग आंसर्स चाहो तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आप चाहो तो इससे भी अच्छा आप लोग आंसर लिख सकते हो। आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरी जो हमारी ये यूट्यूब की साइट है, जो हमारा चैनल है, इस पे आपको RBI के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको ये आंसर्स भी मिल जाएंगे, ये टॉपिक भी मिल जाएंगे। एक बार देख लेते हैं गाइस। इस तरीके से देखो, इन लोगों ने दिया हुआ है कि सेफ्टी और लिक्विडिटी के लिए वो ऐसा करते हैं। तो आप चाहो तो एक बार इसको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मैं चाहूँगी कि आप लोग आंसर खुद से बनाओ और खुद से लिख के भी देखो। तो बिल्कुल एज इट इज़ तो आप लोग लर्न नहीं कर सकते, और कोई भी चैप्टर अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है EBCL की, आप उसमें से आराम से देख सकते हैं। तो देख लीजिए गाइस।
आगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट क्या बोलता है, स्टेट द प्री रिक्वेस्ट्स फॉर कंपाउंडिंग प्रोसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड अंडर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट एक्ट। मतलब फेमा में जो एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने कॉन्ट्रावेंशन का, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग फेमा चैप्टर ज़रूर देखना। तो क्या हम लोग कॉन्ट्रावेंशन कर सकते हैं, क्या कंपाउंडिंग कर सकते हैं क्या, मतलब जो भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ है क्या उसकी कंपाउंडिंग हो सकती है। तो कंपाउंडिंग का ये सारा प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया था और आईसीएसआई ने भी उसी तरीके से आंसर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि पार्ट ए से जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इस तरीके से इन लोगों ने आंसर मांगे हैं, तो आप लोग देख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आगे चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 1 का सी, enumerate the person who are prohibited from accepting foreign contribution under foreign contribution regulation act 2010। बहुत ही इजी क्वेश्चन, फिक्रा में मैंने पढ़ाया है कि एक सेक्शन 3 होता है जो कि प्रोहिबिटेड करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए, तो सेक्शन 3 आपको लर्न होना चाहिए। तो ये सेक्शन 3 इन लोगों ने दे रखा है कि कौन कौन ऐसे बंदे हैं जो कि क्या नहीं ले सकते, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते हैं, और उसी तरीके से आप लोग को भी आंसर देना है। तो चाहो तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Next, up to what limit an authorized dealer may release foreign exchange for business trip and medical treatment abroad under LRS। तो LRS जो लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम है, इसमें हमने पढ़ा था कि बिजनेस ट्रिप और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कितना ले सकते हैं, तो हमने पढ़ा था 2,50,000 तक डॉलर तक ले सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको डॉक्टर से सर्टिफाई कराना पड़ेगा, यही हमने सब पढ़ा था। तो आप ये LRS की पूरी स्कीम लिख सकते हो, क्लियर। तो ये बिजनेस ट्रिप के बारे में बोल रहा है, और आप देखो, अच्छा बिजनेस ट्रिप के लिए भी हमने यही पढ़ा था कि 2,50,000 तक हम लोग निकाल सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर कोई कंपनी है और अपने एम्प्लॉयज़ को ये सारी फैसिलिटीज़ दे रही है, सारा खर्चा कंपनी कर रही है, तो उसके लिए 2,50,000 की लिमिट नहीं है। ये मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बोल रहा है, तो ये भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नहीं तो आप लोगों ने LRS स्कीम फेमा में मेरे नोट्स में आप लोग को इजीली मिल जाएगी। तो गाइस हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो RBI से आया था, दूसरा फेमा से आया था, तीसरा फिक्रा से आया था, और फोर्थ जो था वो LRS का था। मतलब फेमा वाला पार्ट तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि 15 मार्क्स का पेपर फेमा में से आया है। आगे देखते हैं, उसके बाद डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 में देखो चॉइस होती है, या तो 2 करो या 2A करो। तो 2 करेंगे तो 2 के A B C D E पांचों पार्ट अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, और 2A करेंगे तो 2A के भी पांचों पार्ट अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, मतलब उसका 1 2 3 4 5 होता है, वो सारे अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। डिस्कस द मार्केटिंग ऑपरेशन यूज्ड बाय RBI फॉर ऑपरेशनलाइज द मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी से ये पूछा है कि मार्केटिंग ऑपरेशन ये कैसे करता है। अब मार्केटिंग ऑपरेशन कहाँ कवर्ड होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में कवर्ड होता है, वो पूरा पॉइंट हमें आपको लिखना देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी तक आप लोगों ने देखा है कोई भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया। आगे देखते हैं, उसके बाद लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज आप ये सब समझा सकते हैं, मार्केटिंग ऑपरेशन में सब कुछ आता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी क्या बोलता है, व्हाट टाइप ऑफ कंप्लेंट एंड ट्रेड डिस्प्यूट मे बी रेज्ड अगेंस्ट द एक्सपोर्टर टू मेंटेन अ गुड इमेज ऑफ द कंट्री इन अब्रॉड टू प्रमोट एक्सपोर्ट। तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंप्लेंट और ट्रेड डिस्प्यूट रेज्ड हो सकते हैं, किसके खिलाफ, एक्सपोर्टर के खिलाफ, ताकि उसने अब्रॉड में कोई गड़बड़ी ना करे। तो ये था एक्सपोर्टर नीड टू प्रोजेक्ट अ गुड इमेज इन द कंट्री इन अब्रॉड। तो हमें जो भी हम काम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें उनके सामने गुड इमेज बनानी चाहिए, क्यों, क्योंकि ताकि वो हमें फ्यूचर में भी काम दे। तो इसी यही चीज़ इन लोगों ने यहाँ पे समझा रखी है।
आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्ड शॉट्स ले लिया होगा। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसको अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें गुड इमेज करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हम चाहेंगे कि वो लोग हमें दोबारा ऑर्डर दें और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे पास डॉलर आता है और हम भी अर्न करते हैं और हमारी कंट्री भी डेवलप्ड होती है। अब ये सारे कंप्लेन थे, ठीक है, तो ये आप लोग एक बार क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। व्हेन एंड टू whom an appeal may be preferred against the order of adjudication of confiscation under फेरा। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में अगर फेरा जो था, अगर हम लोग फिक्रा FCRA, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में ये बोलता है कि अगर हम लोग एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से परेशान हैं तो हम कहाँ जाके अपील लगाएंगे। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी पर्सन अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से परेशान है तो वो हाई कोर्ट के पास जाएगा, लेकिन अगर मान लो उसका केस ऑलरेडी सेशन कोर्ट में चल रहा है तो हाई कोर्ट के पास जाएगा, लेकिन अगर ऑलरेडी केस सेशन कोर्ट में नहीं चल रहा, नॉर्मल एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास चल रहा है, तो वो पहले सेशन कोर्ट के पास जाएगा फिर हाई कोर्ट के पास जाएगा। क्लियर? तो ये सारी बातें बोल रखी है। तो यहाँ पे जो भी अपील लगाई जाएगी वो सिविल अपील होगी, क्रिमिनल अपील नहीं होगी, जो कि फिक्रा में लगाई जाएगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 का डी क्या बोलता है, इन्यूमरेट द सिचुएशन इन विच ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम फॉरेन करेंसी। अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में हमने पढ़ा था कि कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड थी, तो वो सब कुछ यहाँ पे पूछिए कि करंट अकाउंट में क्या क्या प्रोहिबिटेड था। जैसे कि लॉटरी विनिंग में अगर आप लोग जीतते हो तो वो पैसा कहाँ नहीं लगा सकते, वो बाहर नहीं लगा सकते हो, ये सारे पैसा बाहर नहीं लेके जा सकते हो। हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, और अगर कोई ऐसा कोई गैमलिंग है, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी, तो वहाँ से वो पैसा बाहर नहीं लेके जा सकते। अगर आप लोग को ये सारे नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरी जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने पढ़ाया है फेमा में, फिक्रा में, वो आप लोग सब कुछ देख सकते हो। और आप लोग देख रहे हो ज़्यादातर फेमा के पार्ट में से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। फेमा हो गया, फिक्रा हो गया, आरबीआई हो गया, तो आप लोग को इन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। देखो एक बात बताऊँ, सब कुछ पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितना हमें लगता है कि लाइक फेमा है, आरबीआई है, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, इजी चैप्टर उठा लेते हो और जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं वो लोग आप लोग छोड़ देते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप लोग को ईजी नहीं उठाना चाहिए, उठाना चाहिए, लेकिन आप लोग देखो पहले पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन को एनालाइज करो, वीडियोज़ को देखो, आप लोग देखो कि ज़्यादा क्वेश्चन किस में से आ रहे हैं और उसी हिसाब से आप लोग क्वेश्चंस करो, उसी हिसाब से आप लोग चैप्टर्स करो, ठीक है। और जो क्वेश्चन आप लोग को लगता है रिपीट हो रहे तो एक बार अगर आप लोग लिख के देख लोगे तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ई है, व्हाट इज़ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्टेट द पर्पस एंड सैलेंट फीचर ऑफ एसईजेड। बहुत ही ईजी चैप्टर है, तीन पेज का कुल लगभग चैप्टर होगा और इसकी एक ही वीडियो मैंने बनाई है, वो बहुत ही इजी तरीके से बनाई है, तो आप उसको एक बार देख लेना। तो ये था कि है ना, कहते हैं व्हाट इज एसई, 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखा है, व्हाट इज एसईजेड और इसके फीचर्स लिखने हैं। तो ये सारे इसके फीचर्स हो जाएंगे, ये देखो सारे फीचर्स है एसईजेड के, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नहीं तो मेरी वीडियोस देखना, आपको एसईजेड समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो गाइस अभी तक हमने पार्ट ए कंप्लीट कर दिया। पार्ट ए में वापस बता देती हूँ, 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसके ए बी सी डी पार्ट होते हैं, 5 मार्क्स ईच, मतलब टोटल 20 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 और 2A में ऑप्शन आता है, 2 हमने पढ़ लिया है, 2A में अभी आप लोग को बता देती हूँ। तो 2A में भी क्या होता है, वही 5 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स ईच, मतलब 20 मार्क्स, तो टोटल 40 मार्क्स का हमारा पार्ट ए होता है। व्हाट आर द परमिसेबल, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2A। तो 2A का फर्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट आर द परमिसेबल सोर्स ऑफ फंडिंग ऑफ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कहाँ से परमिसेबल सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ से। अब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है, जब इंडिया के लोग बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं, जब इंडिया के लोग बाहर जाके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और वो सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ से आएगी, तो ये सारी सोर्स ऑफ फंडिंग है कि इंडिया के लोग कहाँ से पैसा लाएंगे। और ये काफ़ी इजी है, आप लोग चाहो तो मेरे नोट्स को प्रेफर कर सकते हो और यही का एज इट इज़ आप लोग लिख सकते हो। आगे देख लेते हैं,
आप लोग इसकी एक बार स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। ये भी फेमा का ही पार्ट है। डिस्क्राइब द रेमिटेंस, क्वेश्चन नंबर 2A का सेकंड पार्ट। डिस्क्राइब द रेमिटेंस बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो रेमिटेंस का मतलब होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, इंडिया में पैसा इंडिया से पैसा लेके जाते हैं, इंडिया से पैसा लेके जाते हैं, तो इंडिया से पैसा जब लेके जा रहे हैं तो हम लोग कितना कितना लेके जा सकते हैं, यूएस डॉलर, मतलब अदर देन इंडिविजुअल है तो कितना बाहर पैसा दे सकते हैं। तो ये अदर देन इंडिविजुअल के लिए ये अलग अलग लिमिट्स थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सबकी लिमिट्स अलग है तो हमें याद नहीं होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक चार्ट बना सकते हैं और आई थिंक आप लोग को ये चार्ट भी मेरे नोट्स में मिल जाएगा, आपको जो एलआरएस स्कीम है उसमें ईजिली। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2A का पार्ट थर्ड। स्टेट द पेनल्टी विच मे बी इम्पोज्ड ऑन द पर्सन हु कॉन्ट्रावेंट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन। तो पेनल्टी पूछी है, तो हो सकता है आपको लर्न हो सकता है आपको नहीं लर्न हो। इसको मैं हमेशा नहीं बोल सकती कि हर बच्चे को ये याद होगी, क्योंकि हर चैप्टर्स की बहुत सारी पेनल्टीज़ होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर हमें पेनल्टी लर्न हो। तो हम ये मैं ये पक्का एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि सबको सभी लिख कर आए होंगे ये क्वेश्चन। तो ये सारी पेनल्टी है, एक बार आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2A का जो क्वेश्चन पार्ट 4 और पार्ट 5 था उसमें मुझे क्वेश्चन नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 2A का जो पार्ट 4 और पार्ट 5 था उसका मुझे क्वेश्चन नहीं मिला। जो ICSI की गाइडलाइंस आई है उसमें वो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैंने आंसर देख के उसका टॉपिक डाल दिया है। तो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के लिए पूछा है, मतलब SEZ से ही पूछा है। तो एक बार देख लेते हैं। SEZ से पूछा है कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्या होती है और उनके सारे प्रोविज़न पूछे हैं। तो आप चाहो तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A का पार्ट 5, मतलब लास्ट पार्ट। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ NBFC। तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ था NBFC? तो ये सारे रीज़न थे कि NBFC का रजिस्ट्रेशन RBI कब कब कैंसिल कर देता है, क्या क्या कंडीशंस थी कि RBI NBFC का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। मैम व्हाट इज़ NBFC, ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा मन में। तो बेटा NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसको RBI लाइसेंस देता है फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग देयर बिजनेस। तो यहाँ पे हमारा पार्ट A कंप्लीट होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था और 2 के साथ एक ऑप्शन था 2A। तो आप 2 भी अटैम्प्ट कर सकते हो या फिर 2A अटैम्प्ट कर सकते हो। जो भी अटैम्प्ट करोगे उसके सारे पार्ट एक साथ अटैम्प्ट करना। अब आ जाता है हमारा पार्ट B, पार्ट सेकेंड, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 कितने का आता है, 15 मार्क्स का आता है और क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो 10 मार्क्स का आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन होता है। तो एक बार पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेल विथ रेफरेंस टू कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। एक बात याद रखना, इस चैप्टर में मतलब पार्ट में एक सिंगल चैप्टर है और सिंगल चैप्टर 25 मार्क्स का है, आपका कंपटीशन है, तो आपको उसको बहुत ही अच्छे से करना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेल, कार्टेल क्या होता है? तो कार्टेल मैंने हमेशा बच्चों को पढ़ाया है कि कार्टेल जरूर करना चाहिए। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन C में इसकी डेफिनेशन है, तो आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। आगे देखते हैं, ये सारा कार्टेल के बारे में ही बता रखा है। तो आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं एक बार पीछे भी कर लेती हूँ। यहाँ पे आप पहले यहाँ से ले लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द कंपोजिशन टू कॉन्स्टिट्यूट CCI। अगर हमें CCI बनाना है तो उसका क्या कंपोजिशन होगा? तो मैंने बताया था कि CCI में को कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अपॉइंट करती है एक चेयरपर्सन और मेंबर्स। मेंबर्स में क्या होता है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 6 होते हैं और इनको अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, दैट इज सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करती है कि हमें CCI को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो CCI में कौन कौन बैठेगा ये सब कुछ कौन रिकमेंड कर रही है, सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड कर रही है। लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है वो RBI का होता है कि हमें अपॉइंट करना है उन लोगों को या नहीं करना है। सिलेक्शन कमेटी ओनली रिकमेंडरी बॉडी होती है, वो फोर्स नहीं कर सकती RBI को कि हाँ अपॉइंट करना ही है। तो एक बार देखते हैं।
तो ये सारा सिलेक्शन कमेटी के बारे में बता रखा होगा कि सीसीआई में कौन बैठता है और कितने टाइम के लिए बैठता है। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, चेयरपर्सन और जो मेंबर होते हैं वो होल टाइम बेसिस पे होते हैं। होल टाइम मतलब वो पूरे टाइम कहाँ रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं। अगर वो सीसीआई के चेयरपर्सन और मेंबर बनते हैं तो वो कहीं और जॉब नहीं कर सकते हैं। एक बार आई थिंक इसका भी आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। और ये चैप्टर तो बिल्कुल मत छोड़ना, चैप्टर ईजी है, 25 मार्क्स का चैप्टर है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी, वाई कॉम्पिटिशन इन द मार्केट इज असेंशियल। कॉम्पिटिशन ज़रूरी क्यों है? तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉम्पिटिशन के ऑब्जेक्टिव्स और कॉम्पिटिशन का जरा सा ओवरव्यू वगैरह दे सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर डी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्टिकल अग्रीमेंट अंडर द कॉम्पिटिशन। तो जो लोग मेरे नोट्स देख रहे हैं, मैंने हमेशा बोला है कि एक सेक्शन है, सेक्शन 3, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट को मैंने नाम दिया था दद्दा। दद्दा के दो बच्चे थे, पप्पा और चच्चा। पप्पा का नाम था हॉरिजॉन्टल और चच्चा का नाम है वर्टिकल। तो वर्टिकल के भी 5 बच्चे थे, वो सारा आपको एक्सप्लेन करना है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको हम लोगों ने प्यार से बोला था अखियों से तीर मारे। टी से होता है टाई इन अग्रीमेंट, ई से होता है एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट, ई से होता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट, आर से होता है रिफ्यूज टू डील और आर से होता है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ई और लास्ट पार्ट है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो 15 मार्क्स का टोटल आता है, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन अग्रीमेंट हैज़ एप्लीशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। कि मतलब अगर कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट हो रहा है तो क्या वो इंडिया की मार्केट को ख़राब कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हमें देखना है। तो इसके लिए एक सेक्शन 19 बनाया गया और उसके लिए सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को अपने नोट्स में भी पढ़ाया और यहाँ पे भी मैंने नोट डाउन कर दिए। तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो। तो टोटल हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 15 मार्क्स, मतलब 55 मार्क्स का पेपर हो चुका है। लेकिन अभी तक आप लोगों ने इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देखे, आप लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन देखे, तो ये सब आपके लिए अच्छा है। आप लोग EBCL में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोग को फ़ायदा हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में आप लोग डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ए और बी, और ए और बी 5 मार्क्स ईच होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है, on what matters the CCI may direct the division of enterprise enjoying dominant position to ensure that such enterprise and group does not abuse its dominant position। तो ऐसे कौन से मैटर है जहाँ पे डिवीज़न का ऑर्डर दे दिया जाता है ताकि जो हमारी एंटरप्राइज है वो डोमिनेंट पोजीशन का गलत यूज़ ना करे। तो ये मैंने आप लोग को डिवीज़न का पूरा पॉइंट समझा रखा है, और आप लोग चाहो तो मेरे नोट्स पे रेफर कर सकते हो। कंपटीशन एक सिंगल चैप्टर है और 25 मार्क्स का चैप्टर है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसको छोड़ना चाहिए। ये सारे मैंने आप लोग को बताए हैं। तो एक बार आप लोग इसका भी क्या कर सकते हो, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया भी था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, और इसके लिए मैंने आप लोगों को वहाँ पे बहुत सारे निमोनिक्स भी बताए। तो आप लोग यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले लो और ये निमोनिक्स वहाँ से भी आप लोग रीड कर सकते हो, और ये बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको वहाँ पे लर्न कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, Describe the penalty which may be imposed on non-furnishing of information and making false statement on combination under the Competition Act 2002। तो 2002 कंपटीशन में अगर हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन फर्निश करते हैं या फर्निश नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टीज है।
तो ये सारी पेनल्टीज़ है जो कि हमारी लगती है। तो आप चाहो तो इसमें भी क्या कर सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट तो ले ही लो, तो आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ तक हमारा पार्ट ए और पार्ट बी खत्म होता है। पार्ट ए में 2 क्वेश्चन थे 20-20 मार्क्स के ईच, दैट मीन्स 40 मार्क्स टोटल। पार्ट बी में भी टोटल एक चैप्टर है और हमारे 2 क्वेश्चन थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन 15 मार्क्स का था और सेकंड क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, मतलब 25 मार्क्स हो गए। तो टोटल आपके हो गए 65 मार्क्स। अब पार्ट सी जो है वो हमारा 35 मार्क्स का बचता है। 35 में हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है ये हमारा आता है 20 मार्क्स का, और सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आता है वो होता है 15 मार्क्स का। तो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देख रहे हो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। राशि द इंश्योर्ड परचेज 2 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज विथ प्रीमियम पेबल क्वार्टरली फ्रॉम ABC इंश्योरेंस कंपनी, मतलब ABC इंश्योरेंस कंपनी से राशि ने क्या लिया, इंश्योरेंस लिया। When the 5th premium become due, जब 5th प्रीमियम की बात आई, द एजेंट ऑफ इंश्योरेंस मीट द इंश्योर्ड, एजेंट कहाँ मिला, राशि से मिला, एंड टुक अ बियरर चेक टुवर्ड द प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी। मतलब राशि ने इंश्योरेंस कराया इंश्योरेंस कंपनी से, और जब 5th प्रीमियम की बात आई तो एजेंट उसके घर पे आया और उससे इंश्योरेंस का चेक ले गया और बोला कि मैं जाके दे दूंगा। मैं थर्ड लाइन पे हूँ, लास्ट पॉइंट पे। द एजेंट इन कैश द चेक इमीडिएटली बट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम वॉज नॉट डिपॉजिटेड बाय द एजेंट फ्रॉम अनदर 4 मंथ। तो एजेंट ने वो पैसा राशि से तो ले लिया लेकिन वो जाके जमा नहीं कराया। ठीक है। इन द मीन वाइल इंश्योरेंस जो हुआ, राशि का एक्सीडेंट हो गया और राशि की डेथ हो जाती है। अब उसके जो घर वाले, ऋषि है, सॉरी राशि नहीं ऋषि है, ठीक है, ऋषि की डेथ हो जाती है। अब घर वाले क्या हो रहा है, ऋषि के जो बोल रहे हैं कि मुझे इंश्योरेंस का पैसा दो। तो ऋषि ने इंश्योरेंस करा रखा था, जब प्रीमियम का टाइम आया तो उसने खुद जाके जमा नहीं कराया, एजेंट के थ्रू करा दिया। अब एजेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को पैसा नहीं दिया, तो ऋषि की जब डेथ हो जाती है तो ऋषि के घर वाले, मतलब उसकी विडो है, जो पैसा क्लेम करने आ जाती है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा देने से मना कर दिया और उन्होंने बोला हमारे पास प्रीमियम नहीं है। ये केस मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था और मैंने ये बताया था कि अगर आप लोग इन एजेंट के थ्रू काम कराते हो और एजेंट प्रीमियम नहीं जमा कराता तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होती है। आप लोग अपना काम खुद जाके करो, एजेंट लायबल नहीं होता आपके काम के लिए। और ना ही एजेंट है ना, कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी के लिए कोई एजेंट को ये कभी भी अथॉरिटी नहीं होती इंश्योरेंस कंपनी से कि वो उनके बिहाफ पे प्रीमियम भी रिसीव करे। तो इसीलिए एजेंट लायबल नहीं होता, ना ही मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं होता प्रीमियम रिसीव करने के लिए। तो इसीलिए आप खुद जाके जमा कराओ, तो वहाँ पे उसकी जो विडो है ऋषि की, उसको पैसा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ये पूरा आंसर है, तो आप लोग चाहो तो एक बार आंसर का टिक मार दो। क्लियर, ले लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी। A contract for sale of land has been entered between विशाल एंड आकाश। विशाल और आकाश के बीच में एक जमीन बेचने का सौदा हुआ। आकाश हैज़ ट्रांसफरिंग एंड हैज़ पेड द प्राइस एंड टर्निंग इनटू पोजीशन। आकाश ने विशाल को पैसे दे दिए पूरे और उस घर में रहने भी लग गया। विलिंग टू कैरी आउट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, और वो अपना पूरा काम करना चाहता है। आगे देखते हैं उसके बाद, 1 सेकेंड, है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एज रजिस्ट्रेशन हैज़ नॉट टेकन इनटू इफेक्ट विशाल द ट्रांसफरर सीक टू इविक्ट आकाश फ्रॉम द लैंड। विल विशाल वेदर विशाल हैज़ टू डू सो। केस क्या हुआ था, विशाल ने अपना घर आकाश को बेच दिया, आकाश ने विशाल को पैसे दे दिए और आकाश उस घर में रहने भी लग गया। अब आकाश चाहता है, आकाश उसकी रजिस्ट्री कराना चाहता है, बट ड्यू टू द अनसर्टेन कंडीशंस आकाश उसकी रजिस्ट्री नहीं करा पा रहा है। तो विशाल बोलता है कि मैं क्या कर लूँगा, मैं इस घर को किसी और को बेच दूंगा क्योंकि अभी भी ये घर तो मेरे नाम पे है। क्या विशाल ऐसा कर सकता है जबकि उसको पूरा प्राइस मिल चुका है? तो हमने ये पढ़ा था, डॉक्ट्राइन पढ़ा था एक हमने, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। अगर कोई आपको आपके घर के पूरे पैसे दे दे और उस घर का पोजीशन ले ले और उसके बाद रजिस्ट्री नहीं करा रहा ड्यू टू द अनसर्टेन कंडीशन, तो आप उसको मना नहीं कर सकते, वो घर में रहेगा, वो ही उसका ओनर है। सिर्फ रजिस्ट्री नहीं हुई इस वजह से आप अपना घर किसी और को नहीं बेच सकते हो।
तो रजिस्ट्री इज ना मियर फॉर्मेलिटी, लेकिन हाँ कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि आपने वो घर उसको दे दिया हो, साथ में मतलब पोजीशन दे दिया हो और पूरा पैसा भी ले लिया हो। तो ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पूरा डॉक्ट्राइन समझाया है, तो आप लोग वहाँ जाके प्रेफर कर सकते हो, और नोट्स साथ में चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी सारा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी क्या बोलता है, व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रिजर्व्ड बाय बैंक अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मैंने बताया था मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है काला धन। अब काला धन कहाँ जाता है सबसे ज़्यादा, मतलब काले धन को वाइट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है बैंक। तो बैंक के थ्रू सारा काला धन वाइट मनी में कन्वर्ट होता है, मतलब ब्लैक मनी वाइट मनी में कन्वर्ट होता है। तो क्या क्या बैंक की ऑब्लिगेशन है कि बैंक को हमारे जो अथॉरिटीज़ है उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग चाहो तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला चैप्टर पूरा अच्छे से देख सकते हो और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट, which commodities has been declared as essential commodities act 1955। ये तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत ही प्यार से मैंने आप लोगों को बताया था कि असेंशियल कमोडिटीज़ कौन कौन सी होती है। तो असेंशियल कमोडिटीज़ की जो सेक्शन होता है वो सेक्शन 2A होता है, और इसमें मैंने आप लोगों को निमोनिक से पढ़ाया कि ये सारी चीज़ें असेंशियल कमोडिटी होती है। तो आप लोगों को भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी जाके पार्ट देखो और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट बोलता है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंग्लिश मॉर्गेज एंड मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, इंग्लिश मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। तो ये 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, मतलब 20 मार्क्स यहाँ पे कवर्ड होते हैं। और 15 मार्क्स आपके कहाँ कवर्ड होंगे, 15 मार्क्स कवर्ड होंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में भी 5 पार्ट आएंगे लेकिन 3 मार्क्स ईच आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 पार्ट थे जो कि 20 मार्क्स के थे। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक चीज़ आती है, दैट इज ऑप्शन आता है, हमें या तो 6 अटैम्प्ट करना होता है या 6A अटैम्प्ट करना होता है। 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 क्वेश्चन में हमें जो होता है क्वेश्चन नंबर 6 मोस्टली उसमें डिफरेंस बिटवीन आता है। इस अटैम्प्ट में डिफरेंस बिटवीन नहीं है। डिफरेंस बिटवीन आ जाता है तो हमारे लिए इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि थ्योरी में आप कितना भी लिखोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो वहाँ पे जब हम लोग डिफरेंस बिटवीन लिखते हैं और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और हमने 3 डिफरेंस अच्छे से लिख लिए, बेसिस बना दिया, टेबल बना दी, तो हमें पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। एक बात गाइस याद रखना कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 ही डिफरेंस लिखना, 4 मत लिखना। अगर 4 लिखोगे तो उसको मार्क्स देने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो हाफ हाफ मार्क्स करके देता है, मतलब 2 मार्क्स ही आपको देगा। और अगर आप लोगों के डिफरेंसेस सही है तो 3 मार्क्स में 3 डिफरेंसेस में वो 3 मार्क्स दे देगा। तो या तो 3 लिखना, या अगर आपको आते हैं तो आप 6 लिखना, अगर आप लोग टाइम मैनेज कर सकते हो और आप लोगों को अच्छे से आता है तो। खैर इस अटैम्प्ट में हमारे डिफरेंस बिटवीन नहीं आए हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में डायरेक्ट क्वेश्चन ही आए हैं, मतलब कुछ इनडायरेक्ट और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, 3 मार्क्स ईच। एक बार पढ़ लेते हैं। Mrs. Rubina was operating in General Hospital Nagpur and which was under the control of Government of Maharashtra, free of charge family planning tuberculosis। ठीक है, तो एक है ना मिसेस रुबीना थी, वो कहाँ गई, महाराष्ट्र के कोई हॉस्पिटल में गई फैमिली प्लानिंग की करने के लिए। सब्सिक्वेंटली शी गिव बर्थ टू फीमेल चाइल्ड, उसके बाद उसने फीमेल चाइल्ड को बर्थ दिया। शी फाइल्ड अ कंप्लेन अगेंस्ट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड द डॉक्टर हु परफॉर्म द ऑपरेशन क्लेमिंग 2 लाख रुपीज़ फॉर नेग्लिजेंस इन परफॉर्मेंस द ऑपरेशन। मतलब रूबीना ने एक गर्ल चाइल्ड को बर्थ दिया, उसकी डॉटर हुई, लेकिन उसके बाद उसने डॉक्टर पे क्लेम लगा दिया कि उसका जो ऑपरेशन हुआ था वो सही नहीं हुआ और वो 2 लाख रुपए क्लेम मांग दिया। Rubina sought that the relief of 2 lakh rupees was under the Consumer Protection Act 1986। और वो उसने अपने आप को कंज्यूमर बताया और बोला कि मुझे रिलीफ चाहिए अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, स्टेटिंग द नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर एंड द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसने बोला गवर्नमेंट की भी गलती है और डॉक्टर्स की भी गलती है। बीइंग कंट्रोलर ऑफ द हॉस्पिटल में बी ट्रीटेड एज डेफिशिएंसी इन सर्विस, मतलब डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने में गड़बड़ी की और गड़बड़ी करने की वजह से डेफिशिएंसी इन सर्विस है। तो क्या रुबीना को क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो एक बार देख लेते हैं।
तो सबसे पहले आप कंज्यूमर जब बनते हो जब आप लोग कोई कंसिडरेशन पे करते हो। आप लोग अगर कोई फ्री सर्विसेज लेते हो, आप लोग कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फ्री में सर्विसेज लेते हो, तो वो कंज्यूमर नहीं होता, क्योंकि आपको फ्री सर्विसेज मिली है। यहाँ पे रुबीना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, फ्री ऑफ चार्ज उसने ऑपरेशन कराया, तो वो कंज्यूमर है ही नहीं। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन सही किया या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे रुबीना को कोई क्लेम नहीं मिलेगा। क्लियर? आप लोग देखते हो कि यहाँ पे अभी अपने इंडिया में कोरोना की वैक्सीन्स लग रही है। अब वैक्सीन्स फ्री लग रही है तो हम लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं, लेकिन अगर वैक्सीन से हमें कुछ हो जाता है तो हम एज अ कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमने उसके बदले में कुछ पे नहीं किया, तो आप कंज्यूमर हो ही नहीं। आप कंज्यूमर तो जब बनोगे जब आपने कुछ पे किया होगा, और जब आप कंज्यूमर हो ही नहीं तो आप कंज्यूमर कोर्ट में कैसे जा सकते हो? क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग एक बार क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का बी, A put M an apprentice to B, give a guarantee to B for his fidelity. B promised on his part that he will at least once a month she am a make up crash. B omit to see this done has prohibited एम एम्बेसी स्टेट वेदर ए एंड लाइबर। वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग आराम से। तो ये क्वेश्चन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का। ए पुट एम एस अप्रेंटिस टू बी, ए ने एम को अप्रेंटिसशिप आप सब समझते होंगे। आप लोग जब सीएस करोगे तो सीएस करने के बाद आप लोग ट्रेनिंग करोगे, और आप लोग जब ट्रेनिंग करोगे तो आप लोग कौन बनोगे, अप्रेंटाइसी बनोगे। तो ए ने एम को अप्रेंटाइसी बनाया, किसका, बी का। गिव अ गारंटी टू बी, और गारंटी को बी को दिया कि ए बिल्कुल एम जो है वो बिल्कुल सही काम करेगा। बी प्रॉमिस ऑन हिज पार्ट दैट ही विल एटलीस्ट वंस अ मंथ सी एम मेक अप द कैश। ठीक है, और बी ने बोला कि मैं एम को कुछ कैश रुपीज़ दे दूंगा। बी ओमिट टू डन दिस, बी ने एम को पैसे नहीं दिए तो एम ने काम करना बंद कर दिया। तो बताओ क्या ए उसके लिए लायबल है क्या? ए ने बोला था कि एम सही काम करेगा, बी को बोला, और बी ने भी बोल दिया कि मैं कुछ पैसे एम को दे दूंगा, लेकिन बी ने पैसे नहीं दिए तो एम ने काम करना बंद कर दिया। तो क्या उसके लिए ए लायबल है या नहीं है? तो एक बार ये हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एम है वो अप्रेंटिसी है, और उसकी किसने किसने लगवाया उसको, बी ने गारंटी दी है। ठीक है, बट बी ने प्रॉमिस किया था कि वो उसको पैसे देगा। अब एक अगर खुद बी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहा तो एम बी अपना काम कैसे करेगा? क्लियर? तो ए उसके लिए लायबल नहीं है, क्योंकि बी ने अपना प्रॉमिस तोड़ा तभी एम ने काम करना बंद किया। क्लियर? तो आप यहाँ पे सेक्शन 139 डालोगे, श्योरिटी वाला पॉइंट पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सी, क्वेश्चन नंबर 6 का सी बोलता है, एक्सप्लेन द ऑब्लिगेशन विच हैज़ बीन इम्पोज्ड अंडर द बैंक टू रिमेन कॉशन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स बैंक को लेने हैं? तो ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स है कि बैंक को अपने हर कस्टमर के KYCs खुलाने चाहिए, बैंक को हर इन्फॉर्मेशन कस्टमर की अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो दिमाग में रखने का मतलब पूरे उसके रिकॉर्ड में होनी चाहिए। तो ये आप लोग चाहो तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वाला चैप्टर देख सकते हो, और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गाइस आप लोग देख रहे हो कि पेपर जो है, पेपर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लेंदी है, लेकिन पेपर इजी है। अगर जिसकी स्पीड है और जिसको लर्न है तो वो ईजिली पेपर कर सकता है, लेकिन जिसकी स्पीड नहीं है, जिसको डायरेक्ट क्वेश्चन ही लर्न नहीं है, तो वो पेपर नहीं कर सकता है, क्योंकि पेपर काफ़ी लेंदी आया हुआ है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं और टोटल क्वेश्चन 6 है। अगर मैं ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मानूँ, 4 पार्ट मानूँ, तो 4 पार्ट मानूँ तो 24 क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोगों को स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ेगी यहाँ पे। अच्छा एक बात बोलूँगी कि बहुत लेंदी आंसर मत लिखना, क्योंकि अगर आप लोग बीकॉम की तरह आंसर लिखने लग जाओगे तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप लोग पेपर छूटेगा आप लोग का। तो आप लोग को एक लिमिट से ही आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट क्या बोलता है, इन व्हाट मैनर एंड टू वूम द सर्विस ऑफ नोटिस विल बी सर्व अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन है। तो बेनामी प्रॉपर्टी मतलब हमारी प्रॉपर्टी हम किसी और के नाम पे लेते हैं, उसको बोलते हैं बेनामी प्रॉपर्टी, जिसमें हक तो हमारा होता है लेकिन हम किसी और के नाम पे करते हैं। तो अगर आप लोग पकड़े जाते हो तो किस किस को नोटिस दिया जाता है, ये मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। तो आप लोग चाहो तो वहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो कि अगर इंडिविजुअल है तो उसको इंडिविजुअल को दिया जाएगा, HUF है तो कर्ता को दिया जाएगा,
फर्म है तो पार्टनर्स को दिया जाएगा, कंपनी है तो डायरेक्टर को दिया जाएगा। तो ये सारा आप लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ई, What explain the objectives and reason under Real Estate Regulation Act has been enacted। तो ऑब्जेक्टिव्स बताने आपको रेरा के, तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं रेरा के। तो चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और चाहो तो आप लोग बाद में इसका मतलब आप लोग इसके टॉपिक में मेरे जो नोट्स है वहाँ से इजीली देख सकते हो। मेरी जो वीडियोस है उसमें मैंने सब कुछ बता के रखा है। स्क्रीनशॉट तो एक बार आप लोग ले ही लो। क्वेश्चन नंबर 6 का एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन आता है 6A। अगर हम 6 करते हैं तो 6 के पांचों पार्ट करेंगे, मतलब A B C D E। और अगर 6A करते हैं तो 6A के भी पांचों पार्ट करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5। तो जो भी आप लोगों को सही लगे वो आप करना। ऐसा मत करना कि 2 पार्ट उसके कर लिए और 3 पार्ट उसके कर लिए, ऐसा नहीं चलेगा। पढ़ते एक बार। अ हॉट वाटर बॉटल वॉज सॉट बाय श्रेया। हॉट वाटर बॉटल लेके श्रेया, हु कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू हैव अ स्पेशल स्किल नॉलेज विथ रिगार्ड टू हॉट वाटर बॉटल फ्रॉम द केमिस्ट। उसने केमिस्ट से कोई भी स्पेशल नॉलेज नहीं ली। हु सोल्ड सच आर्टिकल स्टेटिंग दैट द बॉटल वॉज विल नॉट स्टैंड बॉइलिंग वाटर बट इंटेंड टू होल्ड हॉट वाटर। मतलब उसने ना ये देखा था कि उस केमिस्ट से उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली, लेकिन उसको ये बात पता थी कि जो उसको ये बात पता भी नहीं थी कि जो पानी है वो बॉटल जो है वो पानी को बॉईल नहीं करती, वो पानी को सिर्फ गर्म रखती है। क्लियर। वाइल बींग यूज बाय श्रेया, श्रेया ने बॉटल को यूज़ किया। द बॉटल ब्रस्ट एंड इंजर्ड हर, ठीक है। और उसने बॉटल को गर्म करने की कोशिश की, गर्म की तो बॉटल फट गई, और फटने के बाद उसको लग गई। तो श्रेया के डैमेजेस के लिए कौन लायबल है? तो एक बार देख लेते हैं। देखो, श्रेया एक कंज्यूमर है, और कंज्यूमर का एक राइट होता है, राइट टू सेफ्टी। अगर श्रेया को ऑलरेडी केमिस्ट बता देता कि उस बॉटल को किस तरीके से यूज़ करते, तो श्रेया उस तरीके से यूज़ करती। लेकिन केमिस्ट ने नहीं बताया, तो श्रेया को डैमेजेस हो गए, और डैमेजेस हो गए, हार्म हो गई, उसको हार्म लग गई, तो वहाँ पे केमिस्ट उसके लिए लायबल है। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे पढ़ाया था प्रोडक्ट लायबिलिटी का टॉपिक। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी का टॉपिक आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से देख सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6A का सेकेंड। विच प्रोजेक्ट डू नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन अंडर रेरा। तो रेरा में कौन कौन से एग्जामिशंस है जिनको रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है? तो मैंने बताया था कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं जिनको रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो प्रोजेक्ट होते हैं जो कि 2016 से पहले के प्रोजेक्ट है, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपका छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट स्क्रीनशॉट इसका ले लो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट थर्ड। व्हाट आर द एफर्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये तो आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा, तो 12th क्लास का याद होगा कि अनरजिस्टर्ड फर्म का क्या इफेक्ट होता है, कि वो थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकती, थर्ड पार्टी उसको ईजिली स्यू कर सकता है। तो ये सब कुछ आपको लिखना है। आई थिंक ये हो गया होगा। मैंने पार्टनरशिप की पूरी वीडियो डाल रखी है, पूरे कंटेंट है उसमें, तो अच्छे से उसको भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6A का पार्ट नंबर 4। What are the perpetual injunction may be granted under Specific Relief Act 1963। परपेचुअल इंजेक्शन का मतलब होता है जो हमेशा चलता रहेगा, तो वो क्या है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में? तो ये था उसका सारा आंसर, और आप लोगों को नोट्स चाहिए तो स्पेसिफिक रिलीफ में जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट मतलब 5th। Explain the provision regarding penalty for counterfeiting the seal specified under Legal Metrology Act। तो अगर आप लोग लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के थ्रू अगर गलत तरीके की सीलें बनाते हो, काउंटरफीट का मतलब था डुप्लीकेट सील बनाना, तो डुप्लीकेट सील वील बनाते हो तो वहाँ पे आपके ऊपर क्या क्या पेनल्टी है, तो ये सारी पेनल्टीज़ आप लोग लिखोगे। तो एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लो। तो ये पूरा पेपर था जो कि जून 2021 का पेपर है। इसमें 6 क्वेश्चन थे, हमेशा इसी तरीके से पेपर आता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। हर पार्ट के 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 जो था पार्ट ए का था जो कि 20 मार्क्स का था, मतलब 40 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 25 मार्क्स का था, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 था 15 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 4 था 10 मार्क्स का।
क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वो 35 मार्क्स का था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 था 20 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 6 था 15 मार्क्स का। तो आई थिंक आप लोगों को पूरा पेपर एनालाइज करने आ गया होगा और इसको देख के आपको पता चल गया होगा कि ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी करो। गाइस यहाँ तक आज के लिए रखते हैं। और गाइस अगर आप लोगों को ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।